नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हरियाणा के सिरसा में मौजूद हैं और हमारे साथ अभी जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है लेखराज धोत जी, जो शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति जी के दोस्त भी हैं और वकील भी हैं। आपको बता दें कि रामचंद्र छत्रपति भी सिरसा बार एसोसिएशन के सदस्य थे और पत्रकार भी थे, जिन्होंने अपना जो पूरा सच अखबार है डेरे के बारे में जो लिखा, जो साध्वियों ने पत्र वायरल किया एनोनिमस, उसको अपने अखबार में जगह दी और उसके बाद जो जो हुआ पूरा मामला आपके सामने है, कैसे मामले का खुलासा हुआ। बहुत कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया। इन्होंने वो पहले का दौर भी देखा, बाद का दौर भी देखा। तमाम बातें जानते हैं। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। तो छत्रपति जी आपके दोस्त थे और जब ये सारी घटनाक्रम हुई, आप साथ रहते थे, तो कभी आपको इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं और उनकी हत्या तक हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात का केवल जो हम उनके साथ रेगुलर एसोसिएशन में थे, उनको ये आभास इस बात का नहीं था, बल्कि ये बात बड़ी सर्वविदित थी। पूरे शहर को, मीडिया जगत को इस बात का अंदेशा था कि छत्रपति जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये रास्ता बिल्कुल कांटों से भरा हुआ है और इसका अंजाम जो है वो जाहिर तौर पे छत्रपति के ऊपर हमला हुआ और बाद में उनकी डेथ हुई। तो इस बात का बिल्कुल अंदेशा, लुकी छिपी बात नहीं थी, पूरे जिले को मालूम था ये। तो पता था कि इतने पावरफुल लोगों के खिलाफ जो साध्वियों ने यौन शोषण का पत्र लिखा, उसमें उनको लगा था इतनी सच्चाई है और उसके बाद उन्होंने उसमें छापा, पूरी तरीके से उनको धमकियां मिलती थी। ऐसा है विजेंद्र जी, छत्रपति जिस मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति था ना, वो मुझे लगता है कि ऐसी मिट्टी बहुत कम लोगों को लगी होती है। जिस बंदे के पास डेरा की इरेगुलरिटी का इतना उनके पास रहा होगा, जब जब उनसे ये बात हुई, वो अपना संध्या दैनिक पूरा सच अखबार वो छापते थे, और जब जब उनसे ये बात हुई तो उनके दोस्तों ने, मित्रों ने उसे बाखूबी आगाह किया कि छत्रपति यार जिस रास्ते पे जा रहा है वो रास्ता बड़ा कांटों से भरा हुआ है। तो छत्रपति का एक जवाब रहता था कि छत्रपति जूता नहीं खाएगा, जब खाएगा गोली खाएगा। बहुत हिम्मत। और इस बात का छत्रपति को भी पता था कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ अल्टीमेटली उसका अंजाम यही होना है, लेकिन वो बंदा मतलब अपनी धुन का पक्का था। आपके साथ कभी शेयर करते थे कि इन पत्रों में सच्चाई है, जो साध्वियां लिखती हैं वो बाद में जो सच भी साबित हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छत्रपति के पास डेरा के भीतर क्या कुछ हो रहा है इसके रिगार्डिंग देखो, मैं आपको ये बताऊं कि छत्रपति का जो दौर था वो सिरसा के अंदर ऐसा दौर था जब डेरा के खौफ और डेरे का आतंक, डेरे का साम्राज्य अपने पूरे यौवन पे था। इनके जो लठैत हैं ये इतनी बदमाशी करते थे, अगर कोई व्हीकल पर चांस किसी डेरे के व्हीकल के साथ भिड़ गया तो उसकी खैर नहीं है। ये वो दौर था। सड़क पे इनका साम्राज्य, डेरा के अंदर वो जो परले वाला एरिया है वो तो पूरा का पूरा इन्होंने कैप्चर कर रखा था। और रादर जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को ये जो धार्मिक डेरे हैं ना, इनका काम लेने का, काम करने का जो ढंग है, इस मामले के अंदर डेरा सच्चा सौदा वालों की मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत कमाल, बाकमाल थी। जितने ब्यूरोक्रेट हैं यहाँ टॉप लेवल के, उनके घरों में डेरे का ऑर्गेनिक जो दूध, ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक सारा जो है कणक, उस पता नहीं ऑर्गेनिक है या नहीं है, लेकिन क्या कर देते, लेकिन क्या कर सारे ऑफिसर्स के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिफ्ट के तौर पे। हाँ, गिफ्ट के तौर पे। और इसकी आड़ के अंदर इनका मोटिव ये होता था कि जब भी कहीं जरूरत पड़ेगी इनको काना करो, इनको दबेल बना के रखो, जिसकी वो बाजरी खाएगा उसी की राबड़ी, उसकी हाजिरी भरेगा। वही काम किया। तो डेरा 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 वाले इस मामले के अंदर बहुत मतलब मंजे हुए खिलाड़ी थे। और छत्रपति का दौर ये दौर था जब इनका शासन प्रशासन पे इतना कब्जा था। तो उस वक्त तो ये छुपी हुई बात नहीं थी।
छत्रपति का अंजाम जो है होना यही होना है, और वही हुआ। तो कभी उन्होंने आपको बताया कि भाई उनको कभी धमकी देने आए हो, उनको कभी मारने की कोशिश की हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये छत्रपति 24 अक्टूबर वाले अटैक से पहले ये जो एक उन्होंने सिक्योरिटी सीख की है ना, वो भी मेरी मौजूदगी के अंदर लिखा हुआ है। तो सिक्योरिटी मांगी उन्होंने? बिल्कुल, छत्रपति ने जो सिक्योरिटी सीख की, इस बात का भी हमें इल्म था, लेकिन यहाँ मांगने वाले को तो इनको लगता ही नहीं, सिक्योरिटी नहीं दी, और अल्टीमेटली उसका अंजाम आपके सामने है। क्यों मांगनी पड़ी सिक्योरिटी? कोई घटना हुई थी क्या? घटना तो मैंने आपको बताया कि वो दौर ऐसा था, ये तो अगर छत्रपति का मर्डर ना होता, इन्होंने डेरा ने, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार बड़ी गलती की छत्रपति पे हाथ डाल के। नहीं तो इससे पहले यहाँ सरसा के अंदर भी एक सांध्या दैनिक अखबार, रामा टाइम, और ये इधर फतेहाबाद के अंदर आपका वो लेखा जोखा, और डबवाड़ी के अंदर हमारे मित्रों के चैम्बर थे एडवोकेट्स के, तर्कशीलों के। जो इनके सामने बोला या जिसने बोलने की हिमाकत की, तो बदमाशी इतनी इतने चरम पर थी, उसी का घर इन्होंने तोड़ फोड़ दिया। ये जो फतेहाबाद के अंदर ये आर के सेठीबाद में एक इसके अंदर एक गवाह भी एग्जामिन हुआ है इस मामले में? हाँ, इस मामले के अंदर तो उसकी भी यही पोजीशन थी। अच्छा, डीजल मिट्टी के तेल के कैन लेके उसके घर तक गए हुए थे। तो छत्रपति जी की हत्या वाले दिन क्या हुआ था? कुछ है आपको ध्यान, कुछ याद है? हाँ बिल्कुल, छत्रपति पे जब अटैक हुआ है तो उस रोज भी हम इकट्ठे थे, कोर्ट से हम आए हैं। तो खैरपुर के अंदर इनका घर, पुरानी पुलिस चौकी वाली जो गली है, छत्रपति, हम कोर्ट में इकट्ठे थे, वो तो इधर आ गए, मैं अपने घर आ गया, वो वहां से इधर आ गए। तो करीब करीब इसी के टाइम मेरे को फोन किसी मित्र का आया, कहता यार आपके दोस्त पे गोली चल गई। तो मैं उस वक्त मेरे पास अपना वो स्कूटर था, उसको लेके मैं गया। तो अंशुल जी उस वक्त अपने पापा को इंजर्ड हालात में वहाँ हॉस्पिटल से, सिविल हॉस्पिटल से ये शिफ्ट करने के लिए, और उस वक्त डीसी साहब थे यहाँ, डी सुरेश, छत्रपति जी के साथ भी उनके टर्म बढ़िया थे। तो छत्रपति ने हमारी मौजूदगी के अंदर उनको ये कहा कि डी साहब मैंने आपको जो बात कही थी मेरे साथ वही हुआ। अच्छा, सांसें चल रही थी उनकी? हाँ हॉस्पिटल? हाँ हाँ बताते हैं बिल्कुल बिल्कुल, सांसें चल रही थी और ही वॉज फुल्ली कॉन्शियस। बताते 5 गोलियां मारी गई एट दैट टाइम, और उसके बाद उनको रोहतक ले गए। कहाँ कहाँ मारी, कुछ याद है गोलियां? उनको ये पेट वाले इस पार्ट में, और एक गोली तो बल्कि वहां रोहतक जाके जो है ना, ये बैलेट जो उन्होंने बंदी हुई थी, उस बैलेट के अंदर भी कहीं अड़ी फंसी रह गई। ओके, गोली है? हाँ, एक कहीं ये फेफड़े वाले इस पार्ट के अंदर थी, और 5 गोलियां जो है उनको वो लगी, और वो छत्रपति उस वक्त कह रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद ये 24 की घटना, 26 को छत्रपति इस पोजीशन में थे, उन्होंने बड़ी हेल्थ उनकी, पूरा सच कार्यालय के अंदर हमारी उनसे टेलीफोन पे बात हुई। उन्होंने अपने सारे जितने मुलाजिम हैं उनसे कुशल क्षेम पूछा, और उनको ये ताकीद की कि जल्दी वापस आऊंगा और मिलेंगे। हिम्मत थी उस वक्त भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्द वापस आऊंगा और मिलेंगे। और उस वक्त भी उन्होंने ये ताकीद की। छत्रपति का एक ना आमतौर पे वो डेरा हेड को एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे, उन्होंने वो उस लहजे में कहा कि यार ये जो है ना, ये बचना नहीं चाहिए, लड़ाई इस ढंग से लड़ना। अच्छा। और वापस आते हैं, मिलते हैं। लेकिन उसके बाद छत्रपति की जो पोजीशन है, फिर ये 8 तारीख को, 8 नवंबर को उनकी पोजीशन यहाँ रोहतक पीजीआई के अंदर इतनी डाउन हो गई, क्रिटिकल हो गई कि अल्टीमेटली वहाँ अपोलो में शिफ्ट करना पड़ा। और मैं तो बिल्कुल ये बात भी कहना चाहूंगा कि एक हमारे ना उस वक्त मित्र थे यहाँ सिकंदरपुर में, एक कोई इनका डेरा है राधा स्वामियों का,
तो वो बंदा, हमारे तक उनका मैसेज आया, कहता है अगर छत्रपति की सलामती चाहते हो तो हरियाणा में इलाज मत करवाना, छत्रपति की कुशल क्षेम चाहते हो तो हरियाणा में इलाज मत करना। लेकिन उस वक्त चौटाला साहब यहाँ आए हुए थे और डीसी साहब ने सारा रोहतक के अंदर मैनेज कर दिया था, बोला जी आपको टीम सारी तैयार मिलेगी। इसलिए हम चाह के भी जब उस बंदे ने ये बात की तो तब तक ये था भी नहीं 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 नहीं, नहीं बढ़िया इलाज हो रहा है जी, बढ़िया इलाज हो रहा है। लेकिन हमारी जो उस मित्र ने ये कहा कि हरियाणा के अंदर इलाज मत कराना, इस बात की पुष्टि कब हुई? जब ये केसेस के अंदर एविडेंस लीड हो रही थी तो एक डॉक्टर जो अपोलो वाले जिन्होंने इलाज किया था इनका, वो जब एविडेंस के लिए आए तो देखो डॉक्टर अपोलो जैसे हॉस्पिटल के अंदर हजारों पेशेंट्स को वो अटेंड करता है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल का है वो। हाँ, लेकिन जब उसको ये पता लगा अच्छा 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 ये वो रामचंद्र छत्रपति, ओके, उस बंदे ने माथे पे हाथ मारा और कहता यार मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे गंदे लोग नहीं देखे, डॉक्टर्स के बारे में बोला है, ऐसे गंदे लोग नहीं देखे मैंने कि हमारे पास जब कोई पेशेंट लेके आता है तो ये कहते हैं उसके अटेंडेंट भी, चाहने वाले भी, मिलने वाले भी, डॉक्टर साहब पैसा जितना मर्जी लग जाए, पेशेंट बचना चाहिए। लेकिन कहता है छत्रपति के मामले में हमारे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने ये कहा कि पैसा डॉक्टर साहब जितना मर्जी ले लेना लेकिन ये बचे ना। लोग तो और ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? ये इनके डेरे के भाड़े के जो लोग थे खरीदे हुए, जिन्होंने वहां तक अप्रोच अपोलो तक। तो आप ये सोचो यहाँ रोहतक तो मतलब सरकारी अस्पताल इनका पीजीआई के अंदर उस पेशेंट का क्या हाल होगा? तो मतलब मानते उसमें चूक हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उस बंदे ने कहा कि आपके बंदे की लीगलाइज डेथ हो जाएगी, हरियाणा में इलाज कराओगे तो लीगलाइज डेथ। आपको लगेगा भाई ये तो हॉस्पिटल में हुई है, लेकिन वो शब्द मुझे आज भी याद है। तो लगता है आपको अगर पीजीआई के बजाय सीधे अगर पोलो ले जाते तो शायद बच जाते? हाँ, मैं कहता हूं जी कि पहले 2 दिन उसकी पोजीशन जो है ऐसे था कि उसके बाद फिर ये ट्रीटमेंट फिर अपने पार्ट पे। अच्छा, हाँ, वकील साहब ये बात हुई दोस्ती की, सिस्टम की। अब बात होती है कानूनी लड़ाई की। एफआईआर कैसे 24 को घटना हुई है, तो एफआईआर कैसे दर्ज हुई इस मामले में? किसके खिलाफ हुई या कितना संघर्ष करना पड़ा एफआईआर के लिए? क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य आप बता रहे हैं, इतना चरम पर, इतने यौन पर ताकत। मैं तो मतलब आपको ये कहना चाहता हूं कि ये तो छत्रपति के जाने के बाद अंशुल जो है इसको भी अपने बाप वाली मिट्टी लगी है। इतने विपरीत हालातों के अंदर जो बंदा 2002 से लेके 26 आज तक लड़ रहा है, 24 साल हो गए, 24 आज तक लड़ रहा है, तो इसकी एफआईआर लॉन्च करवाते वक्त देखो जिस सिस्टम ने विक्टिम को प्रोटेक्ट करना है, सरकार की ये जिम्मेवारी और ड्यूटी के पार्ट में है कि पीड़ितों के साथ खड़ा रहे। लेकिन इस मामले के अंदर सारा शासन प्रशासन उसके साथ खड़ा था, डेरा हेड के साथ। गुरमीत राम रहीम। हाँ, बिल्कुल। शुरू में 2002 में जब छत्रपति पे ये अटैक हुआ है 24 अक्टूबर को, तो हरियाणा के अंदर चौटाला साहब सीएम थे। उनके सीएम रहते हुए इनकी पूरी कोशिश ये थी कि डेरा की तरफ इसकी सुई ना जाए। तो एफआईआर लॉन्च करवाते वक्त जब बीइंग एन एडवोकेट मुझे इस बात का मालूम है कि जब आप एफआईआर की कहानी उसको नरेट करोगे तो आईओ जो है आपसे पूछेगा कि फला 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 ने आप पे अटैक किया है, तो भाई वजह रंजिश क्या है? तो जब छत्रपति की तहरीर लिखने वाला तहरीरी चलते चलते इस बात पे वो आया कि वजह रंजिश, तो वहां आके भाई उसकी तो कलम रुक गई। और वो ये कहता है जी जनाब उस वक्त अच्छा डिप्टी हेडक्वार्टर यहाँ था राय सिंह, डिप्टी हेडक्वार्टर उस वक्त थाना में गया हुआ था जिसकी सुपरविजन में ये सारा कुछ हो रहा था। तो
थोड़ी तबीयत जी। तो वो भी यही बात कह रहा था, डिप्टी हेडक्वार्टर भी, कि भाई ये तो जी छत्रपति के वहां साधुओं का जमीन का रौला है और इन्होंने सुपारी ली है और छत्रपति पे अटैक करने वाले जमीन के रौले के चलते ये हुआ है। क्योंकि डेरा की तरफ उंगली जाए ये शासन और प्रशासन दोनों नहीं चाह रहे थे। मैं आपको यहाँ रणजीत के मर्डर, जो कुरुक्षेत्र के अंदर रणजीत का मर्डर हुआ, उसकी जो पहली एफआईआर लॉन्च हुई, अब ये हम तो वकील थे इसलिए हमें इन चीजों की अहमियत का पता था। मर्डर रणजीत का भी डेरा हेड के इशारे पे हुआ, बाद में वो पकड़े भी गए, लेकिन पहली जो एफआईआर है रणजीत के पिता जोगिंदर सिंह के बयानों पे, वो गांव के अंदर कुछ 4 बाई नेम डाल के, और वजह थी इलेक्शन की रंजिश। इसलिए मतलब भाई एविडेंस एक्ट और कानून के मुताबिक तो इतना बड़ा डेंट आपने डाल दिया, सरकार उसमें भी नहीं चाह रही थी कि डेरा की तरफ उंगली जाए। उनकी हत्या कब हुई थी? उनकी हत्या ये छत्रपति से वो ये अक्टूबर में है, वो उसमें है जुलाई में है शायद, आसपास ही हुई थी। हाँ जुलाई जी। उसके हाँ जी, फिर उसके बाद तो उसके बाद अब मैं आपको ये एफआईआर पे आए थे। हाँ एफआईआर ये लॉन्च हुई और वजह रंजिश उसके अंदर है। हम उस वक्त क्योंकि छत्रपति बार के मेंबर थे और उस वक्त बिल्कुल मीडिया जगत भी, पूरा मीडिया जगत सड़कों पे था और आम समाज के हर तबके के लोग वहां थाना में थे और हम एफआईआर के अंदर ये वजह रंजिश जो कि असल थी, जो कि सही थी, ये वजह रंजिश हम दर्ज करवाने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बावजूद भी डेरा हेड को सरकार ने शील्ड किया और डेरा हेड के खिलाफ जो स्थानीय लोकल पुलिस थी उसने जो चालान सबमिट किया उसमें डेरा हेड का नाम नहीं था और डेरा हेड को इसके अंदर शामिल करवाने के लिए फिर बाद में अंशुल जी ने वहां हाई कोर्ट में सीबीआई की याचिका की वो प्रॉब डिमांड की और अल्टीमेटली है सीबीआई को ये केस भी, रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस वाला और रणजीत की हत्या भी उसी दौर के अंदर थी, तो रणजीत के फादर भी फिर वहां गए हाई कोर्ट। हाँ भी मुझे भी यहाँ स्थानीय पुलिस से भरोसा नहीं, वो फिर ये सारे मामले जो है क्लब हुए। हाँ क्लब हुए और उसके अंदर भी जांच हुई। तो ये पूरी कानूनी जो है एक लंबी प्रक्रिया इसमें चली, इसमें बार का साथ रहा, आप लोगों का साथ रहा पूरा का पूरा इसमें? हाँ बिल्कुल, साथ की जहां तक बात है मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के अंदर अच्छे लोगों से भरा पड़ा है समाज। ये ऐसी बात नहीं है कि आमतौर पे आप कह देते हैं कि यार बेईमानों का है फलाना, नहीं 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 नहीं। हम जब घर से निकले हैं या अंशुल जी जब निकले हैं तो हमें इस मामले के अंदर बड़े लोगों का साथ मिला, जिनमें एडवोकेट्स भी थे, जिसमें प्रेस के लोग भी थे और उन्होंने बिल्कुल अपना समझ के इस पूरी लीगल बैटल को अप टू एंड उन्होंने फाइट किया है। अच्छा, दूसरा आप वकील हैं, हाँ। जब बार बार इनको पैरोल मिल रही है इस पर क्या कहेंगे? ये 8 साल में 405 दिन बाहर आ चुके हैं। पैरोल की जहां तक बात है, अब शासन और प्रशासन जब अपनी बेशर्मी और उनकी बेशर्मी जब बिल्कुल बेहुदगी की हद तक चली जाए तो ये उसका फिर ये नतीजा होता है कि एक बंदा जो हार्ड कोर और आदतन लॉ के अंदर एक ये है भी रेपिटेटिव ऑफेंडर है, जो बंदा कानून की जो लीनियंसी है, राहत है, पैरोल एक्ट जो है बना हुआ है ऐसे लोगों के लिए भी यार कोई पर चांस किसी से क्राइम हो गया तो जेल मैनुअल और वो ऐसा एक मौका देता है भी इसको समाज की मुख्य धारा में ये लौट पड़ेगा। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, लेकिन इसके लिए तो इन्होंने सारे कायदे कानून भी सिक्के पे टांग दिए। मैं ये बात बिल्कुल इनके जितने कोई लीगल एक्सपर्ट हैं जो डेरा के केस आज भी देख रहे हैं, मैं उनको दावे से कहता हूं और चैलेंज करके कहता हूं आपके इस चैनल के मार्फत
कि हरियाणा गुड प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट, जिसके मार्फत ये पैरोल का प्रावधान है, वो गुरमीत राम रहीम को आज भी बाहर करता है। लेकिन इन्होंने जब पहली बार पैरोल सीख की है, उस वक्त मई 2022 की अमेंडमेंट से पहले जो हरियाणा गुड प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट के प्रावधान थे, उसमें पैरोल सीख करने के लिए जो भी कैदी है उसको कारण देने पड़ते थे, ग्राउंड्स। हाँ, ग्राउंड्स। उनमें एक्ट के अंदर जो प्रोविजन में है, भाई अगर वो किसान है तो खेती बीजा बिजाई करनी है या फसल काटनी है तो वो पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। अगर उसके घर में कोई बीमार है और इलाज करवाने वाला घर में इसके अलावा और कोई नहीं है, आवेदन कर सकते तो वो पैरोल के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। इसके अलावा बच्चे अगर छोटे हैं, उनकी कोई फीस भरने वाला, एडमिशन दिलाने वाला नहीं है, तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन, या डेथ हो गई है। तो जब इसने बार बार पैरोल सीख की, एक बार इसने पहली पैरोल लगाई खेती करने के लिए जी है, लेकिन इसके नाम जमीन का तो एक मरला नहीं था। सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है एक ट्रस्ट के अंदर डाली हुई है। ये तो डेरा की ट्रस्ट है। हाँ, डेरा का ट्रस्ट है। तो वो डिक्लाइन हो गई, कारण नहीं था। उसके बाद सेकंड इसने लगाई, मां की बीमारी है और इलाज करवाना है। तो जेल अथॉरिटी ने उस पर रिपोर्ट की, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, भाई साला ये तो बड़ा बोंडा तर्क लगता है, तूने दुनिया की चैरिटी के लिए तो हॉस्पिटल खोल रखे हैं और तेरी मां का इलाज करवाने वाला और कोई नहीं है। वो भी डिक्लाइन हो गई। उसके बाद थर्ड टाइम एक एप्लीकेशन लगाई इसने, बच्चों का ये करना है वो करना है जी, लेकिन बच्चे तो सारे बड़े बड़े थे, उम्र उनकी जो है मेजर थे सारे ही। तो फिर इन्होंने ये ढंग निकाला कि यार ऐसा करो, इसमें ना अमेंडमेंट करो। सिर्फ वो जो 4 कारण थे ना, वो 4 कारण वेव कर दिए इन्होंने, उनमें से वो डिलीट कर दिया। अब किसी भी कैदी को एप्लीकेशन मूव करते वक्त कारण देने की जरूरत नहीं है। बाकी जितना एक्ट है मई 2022 से पहले का था, बाकी एक भी शब्द उसके अंदर चेंज नहीं किया हुआ। ये तो बात करो भी सरकार बदमाशी पे उतरी हुई है। बिल्कुल, कानून तो आज भी इसको वो वार करता है। बिल्कुल। ये कानूनी पहलुओं पर बात की, सामाजिक पहलुओं पर बात की, और इनके बड़े खास दोस्त रहे रामचंद्र छत्रपति। और एक बात साफ होती है यहाँ पर, 2002 से लेकर आज 2026 आ गया। 24 अक्टूबर 2002 को उनकी हत्या हुई थी और आज 2026 में 24 साल हो चुके हैं। सरकारें कोई भी रही हो, प्रशासन कोई भी रहा हो, इनको सह मिलती रही है, इनको मदद मिलती रही है। और अब भी इन्होंने जिस तरीके का बताया कि पूरा का पूरा एक्ट ही चेंज कर दिया, प्रिजनर जो एक्ट है, ताकि इनको रिलीफ मिले, और मिल भी रही है। 15वीं बार इनको रिलीफ मिली है, जो कि बता रहे हैं कि कानूनन गलत है। हालांकि ये फैसला जो है सारा का सारा जुडिशरी को देखना है, सरकार को देखना है। लेकिन ये जो पीड़ित परिवार है, पैरोल का मामला जुडिशरी में नहीं है, पैरोल का मामला प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव है। सरकार, इसमें कोर्ट का दखल कोई नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। कुछ हाँ। मामले जो हैं अंडर ट्रायल भी हैं और उनके खिलाफ कई मामलों में इनको उम्र कैद की और 10 साल की या साध्वी से यौन शोषण मामले में सजा भी हो चुकी है और वो सजा काट भी रहे हैं। फिलहाल वो सिरसा डेरे में 40 दिन की पैरोल पर है, जिसको लेकर पीड़ित परिवारों में रोष भी है। और कानूनी पहलू भी आपने जाने कि किस प्रकार से शासन प्रशासन का जो है एक सहयोग लेकर उनसे मिली भगत करके वो इस तरह का खेल खेला जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में आप लोग क्या सोचते हैं और क्या समाज सोचता है, वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर बताएं कि इस पूरे मामले में आप लोग क्या सोचते हैं। नमस्कार।